हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड, इनको हम डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि अभी हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो अभी तक करियर अचीवर पे ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। कौन कौन से? बायोकेमिस्ट्री में हमने ग्लाइकोलिसिस कवर किया है, सिट्रिक एसिड साइकिल कवर किया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, बायो एनर्जेटिक्स, लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर दो अलग अलग लेक्चर्स आए थे, एक आया था बीटा ऑक्सीडेशन पे, एक आया था बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स पर, एक लिपिड मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन भी था। तो टोटल 3 आए थे। फिर हमने बात करी थी अमाइनो एसिड की। इस पर हमने 2 लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर्स कवर करे हैं। इसमें अमाइनो एसिड को अच्छे से कवर करा है। फिर जेनेटिक्स पर हमने बात करी थी। तो जेनेटिक्स पे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर लेक्चर बनाए थे। तो क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, इस पर टोटल मिला के 3 लेक्चर हैं। इसमें आपको पूरे डिटेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। फिर हमने बात करी थी वेक्टर्स की। वेक्टर्स में हमने इसमें प्लाज्मेट वेक्टर कवर करे हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कॉस्मेट वेक्टर, आर्टिफिशियल बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये सब भी कवर करने वाले हैं। फिर हम माइक्रोबायोलॉजी पर आए थे। माइक्रोबायोलॉजी में हमने फूड माइक्रोबायोलॉजी की बात करी थी। फूड माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा, उसके फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके मेथड्स देखे थे। और माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ फूड की फूड को हम कैसे एग्जामाइन कर सकते हैं कि उसमें कोई माइक्रोब है या नहीं। तो ये सब लेक्चर्स हम अब तक करियर अचीवर पर कवर कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम है तो आप ये सारे लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और आप टेलीग्राम, करियर अचीवर का एक टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। ये सारी पीडीएफ जो मैं बनाती हूँ वो उस पर प्रोवाइड करी जाएगी, अभी करी नहीं गई है, आराम से करी जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट करने से एक बात पता होनी चाहिए कि जो न्यूक्लिक एसिड है, इसकी सबसे पहली बार डिस्कवरी हुई थी, वो किसने करी थी? वो करी थी एफ मिशर ने। एफ मिशर ने सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड को पस सेल्स में डिस्कवर करा था और उसको नाम दिया था न्यूक्लीन, NuClein, और इसको न्यूक्लीन नाम दिया। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए, ऑल्टमैन। इन्होंने न्यूक्लीन का नया नामकरण किया, इसका नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। आज तक भी हम इनको न्यूक्लिक एसिड के नाम से ही जानते हैं। अब क्या होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड, है ना? तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक होते हैं नाइट्रोजनस बेस, एक होते हैं पेंटोज शुगर ग्रुप, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, इसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। 2 न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम पढ़ते हैं। एक होता है डीएनए, जिसको हम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एक होता है आरएनए, जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि इनमें ये जो शुगर होती है वो अलग होती है और एक नाइट्रोजनस बेस अलग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स किस किस से मिलकर बनते हैं। नाइट्रोजनस बेस, तो 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिल, यूरेसिल, है ना? और एक और होता है थाइमिन। ये 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनसे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये पेंटोज शुगर से जुड़े हुए होते हैं। 2 शुगर होती हैं, एक होती है राइबोस शुगर, एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो जो राइबोस शुगर होती है वो आरएनए में पाई जाती है और जो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है वो डीएनए में पाई जाती है। फिर तीसरा आता है फॉस्फेट ग्रुप, है ना? ये फॉस्फेट ग्रुप इनसे जुड़ा हुआ होता है। अब ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अगर एटम में सिर्फ यही 2 ग्रुप्स हैं, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दिया है मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लिविंग सेल्स में। ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स का, मतलब डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं बहुत सारे कोएंजाइम्स का। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, फैड, एफएडी, फ्लेविन, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इन सब के भी क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। ये एनर्जी रिएक्शंस में काम करते हैं। एटीपी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है, ये एनर्जी करेंसी होती है। और बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इनको अब हम आगे डिटेल में देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं, इनके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक शुगर होती है पेंटोज शुगर, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलकर बनते हैं। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, बेस, शुगर और फॉस्फेट, यानी कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनते हैं। ये स्ट्रक्चर है, बेस और शुगर जुड़ के क्या बना, न्यूक्लियोसाइड बना। बेस, शुगर और फॉस्फेट जुड़कर क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बना। ठीक है, इतना होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी आपको ये बता रहा है कि जब इस बेस से, नाइट्रोजनस बेस से शुगर जुड़ी तो क्या बना, ये न्यूक्लियोसाइड बना। जब इससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप, नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन, है ना। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, और इनके अंदर ये क्या होते हैं, ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स में नाइट्रोजनस बेसिस को डिवाइड करा गया है, एक होते हैं प्यूरीन, एक होते हैं पिरिमिडीन। ये हम सब ने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए भी अच्छी बात है, उसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरीन, एक होते हैं पायरिमिडीन। अगर हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर को पढ़े तो ये होता है पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर। इसकी नंबरिंग कैसी होती है, इसकी नंबरिंग होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये दिख रहा होगा आपको, इस डायरेक्शन में इसकी नंबरिंग हो रही है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इस पिरिमिडीन की सॉरी मैंने कन्फ्यूज़न में गलत बोल दिया है ना। सॉरी गाइस, सॉरी, एकदम मेरे ध्यान से ही चला गया। कभी कभार होता है, फ्लो में हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। मैं क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज रीड कर रही हूँ, है ना। पिरिमिडीन और प्यूरीन का स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो गया था। जो प्यूरीन होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम इस डायरेक्शन में तो घड़ी चलती है ना, 12 यहाँ बजते हैं, फिर 3, फिर 6, फिर 9, है ना, ऐसे बजते हैं। तो इसी डायरेक्शन में चलती है पिरिमिडीन को, इसी डायरेक्शन में हम रीड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जो पिरिमिडीन होता है उनकी नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करी जाती है, और जो प्यूरीन होते हैं उनकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करी जाती है। जैसे कि यहाँ से होती है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9। तो प्यूरीन को हम उल्टी दिशा में पढ़ते हैं और पायरिमिडीन को हम सीधी दिशा में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये स्ट्रक्चर। नाइट्रोजनस बेस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन। तो जो पिरिमिडीन स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं वो हमारे 3 होते हैं। 3 नाइट्रोजनस बेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर पिरिमिडीन स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइटोसिन, एक होता है यूरेसिल, एक होता है थाइमिन। जो यूरेसिल होता है वो आरएनए के अंदर पाया जाता है, जबकि जो थाइमीन होता है वो डीएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्यूरीन की। तो 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जिनके अंदर प्यूरीन रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं वो डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। साइटोसिन भी डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है। सिर्फ डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होता है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये होती है पिरिमिडीन रिंग स्ट्रक्चर, ये होता है प्यूरीन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, पिरिमिडीन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हैं, नंबरिंग करते हैं, और जो प्यूरीन होता है उसका हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन और पिरिमिडीन का, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, डीएनए आरएनए कंटेन करते हैं। सेम प्यूरीन, एडेनिन और ग्वानिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एडेनिन और ग्वानिन दोनों डीएनए आरएनए में पाया जाता है। साइटोसिन दोनों में पाया जाता है। बस कौन
कौन जो होता है डीएनए में पाया जाता है, थाइमीन डीएनए में पाया जाता है, बल्कि जबकि यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप यूरेसिल और थाइमीन का स्ट्रक्चर देखें तो सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप 5th कार्बन पर अटैच होता है थाइमीन में, जबकि यूरेसिल पे एब्सेंट होता है। बस यही एक डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो प्यूरीन बेसिस होते हैं, जो प्यूरीन स्ट्रक्चर यानी कि एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, एब्जॉर्व कर सकते हैं यूवी लाइट अप टू 260 नैनोमीटर, और है ना इसको हम डिटेक्शन और क्वांटिटेशन मतलब है ना न्यूक्लियोटाइड को डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब जो प्यूरीन बेस होते हैं, जब हम है ना उस पर लाइट डालते हैं, यूवी लाइट डालते हैं, तो वो 260 नैनोमीटर तक की लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इससे हम इसका क्वांटिटेटिव डिटेक्शन भी करते हैं। कैपेबल होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। जो प्यूरीन बेसिस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। एरोमेटिक बेसिस होते हैं, 1 से 9 तक की नंबरिंग होती है, हमने देखा 1 से 9 तक की नंबरिंग होती है इसके स्ट्रक्चर में। ये देखिए जो प्यूरीन होता है इसमें टोटल मिला के 1 से 9 तक की नंबरिंग होती है। एरोमेटिक बेस होता है, प्यूरीन रिंग फॉर्म होती है कैसे, 2 रिंग के फ्यूज़न से। एक तो इसमें पायरिमिडीन रिंग होती है, साथ में एक और रिंग जुड़ी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं इमिडाज़ोल रिंग, है ना। जब हम न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्यूरीन बनता कैसे है। तो जो प्यूरीन होता है वो फ्यूज़न से बनता है पायरिमिडीन रिंग और इमिडाज़ोल रिंग के। इसकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज होती है, जो कि मैं पहले गलत बोल गई थी, सॉरी फॉर दैट। एडेनिन जो होता है वो केमिकली ये 6 अमाइनो प्यूरीन होता है। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ें तो इसके 6 नंबर पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम 6 अमाइनो प्यूरीन भी कहते हैं। जबकि जो हमारा ग्वानिन होता है ये 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरीन होता है, इसका केमिकल जो नाम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके 2nd नंबर पे अमाइनो ग्रुप, 2nd कार्बन पे अमाइनो ग्रुप और 6th कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको 2 अमाइनो 6 ऑक्सी ग्वानिन भी बोलते हैं, प्यूरीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर लैक्टम और लैक्टिम फॉर्म प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब ऐसे बता देती हूँ। ये देखिए जो ग्वानिन होता है उसके अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑक्सी ग्रुप, तो इसी को हम लैक्टम बोलते हैं। ठीक है, लैक्टम ग्रुप बोलते हैं। अब बात करें पिरिमिडीन की प्रॉपर्टीज़, क्या होती हैं पिरिमिडीन की प्रॉपर्टीज़। तो ये सॉल्युबल होता है नॉर्मल पीएच पे, एब्जॉर्व करता है यूवी लाइट 260 नैनोमीटर की, जितनी प्यूरीन करता है उतनी ही करता है। कैपेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, जैसे कि प्यूरीन भी कैपेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। एरोमेटिक बेस होता है, लेकिन 1 से 6 नंबर तक की नंबरिंग होती है पायरिमिडीन रिंग में। एटम्स या ग्रुप्स जो अटैच होते हैं टू द बेस एटम्स हैव द सेम नंबर एज द रिंग एटम्स टू विच दे आर बॉन्डेड। मतलब जो ग्रुप्स होते हैं इसके वो मतलब है ना टोटल जो जितनी रिंग होती है उतने ही ग्रुप होते हैं इसमें। जो साइटोसिन होता है इसको केमिकली हम 2-ऑक्सी-4 अमाइनो पायरिमिडीन कहते हैं। ठीक है, इसमें भी लैक्टम और लैक्टिम फॉर्म प्रेजेंट होता है। एक मिनट, ये देखिए स्ट्रक्चर। जो साइटोसिन होता है इसमें ये वाला बॉन्ड CO ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पायरिमिडीन का तो इसमें 1 से लेकर 6 तक की नंबरिंग होती है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग होती है। तो जो साइटोसिन होता है इसके 2nd ग्रुप में ऑक्सी और 4th कार्बन पे क्या होता है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको 2-ऑक्सी-4 अमाइनो पायरिमिडीन भी कहते हैं। इसके अंदर लैक्टम लैक्टिम फॉर्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। थाइमीन जो होता है उसको हम 2,4 डाइऑक्सी, इसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, और 5 मिथाइल पायरिमिडीन भी बोलते हैं। 5th नंबर पे मिथाइल ग्रुप होता है, जबकि यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता। केमिकली यूरेसिल को 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन कहते हैं। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए थाइमीन और यूरेसिल का, जिससे कि क्लियर हो जाए। जो साइटोसिन है इसका मैंने आपको बताया कि 2nd नंबर पे ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, 4th नंबर पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। यूरेसिल में 2nd और 4th नंबर पे ऑक्सी डाइऑक्सी ग्रुप्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन होते हैं, 2nd कार्बन पे भी होता है, 4th कार्बन पे भी होता है। जबकि थाइमीन में 2nd और 4th कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप तो ऑक्सी ग्रुप तो होता ही होता है, इसके साथ साथ 5th कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच होता है। ठीक है, होपफुली इसका स्ट्रक्चर अब आपको रट गया होगा।
अब हम बात करते हैं टॉटोमेरिक फॉर्म की, है ना। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी लैक्टम फॉर्म और लैक्टिम फॉर्म की, तो ये वाला जो फॉर्म होता है ना, जिसमें CONH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, सी मतलब है ना, ये कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन ये अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लैक्टम फॉर्म, है ना। और जिसमें जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से प्रेजेंट अटैच होता है और नाइट्रोजन ग्रुप से एक साइड में अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टिम फॉर्म। तो हमने अभी बात करी जो साइटोसिन होता है, इसके अंदर लैक्टम और लैक्टिम फॉर्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल कीटो या फिर इनोल फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। साइटोसिन जो होता है इसमें दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है। ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन या पिरिमिडीन की, जब उसमें ऑक्सी ग्रुप यानी कि ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करता है। अब क्या होता है कि क्योंकि इस टाइप का बेंजीन रिंग टाइप की होती है ना। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर O ग्रुप है और यहाँ पर NH है, तो कई बार क्या होता है ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है और ये OH बन जाता है, तो लैक्टम फॉर्म से लैक्टिम फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं टॉटोमेरिक फॉर्म। होपफुली समझ में आ गया होगा। एक और बार बता देती हूँ, लैक्टम फॉर्म जो होती है ये फॉर्म होती है जब कोई भी मॉलिक्यूल उसमें कीटो यानी कि लैक्टम या फिर इनॉल लैक्टिम फॉर्म प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर इस टाइप की फंक्शनल ग्रुप्स मतलब है ना शो करते हैं, इसलिए उसमें टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। साइटोसिन जो होता है उसमें दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है, लैक्टम और लैक्टिम। कई बार क्या होता है लैक्टम से लैक्टिम फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिम से लैक्टम फॉर्म भी बन जाती है। बट जो स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर नॉर्मल पीएच पे हमेशा लैक्टम फॉर्म में ही रहता है प्यूरिन, है ना, सॉरी पिरिमिडीन। अब हम बात करते हैं शुगर की। हमने पहले ही बात करी थी कि है ना जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किस किस से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक होता है नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़े। कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है हमारा प्यूरिन, एक होता है हमारा पिरिमिडीन, है ना। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन ग्वानोसिन होते हैं। पायरिमिडीन 3 होते हैं, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है और थाइमीन होता है, थाइमीन होता है ना। ये 3 पायरिमिडीन होते हैं। अब हम बात करते हैं शुगर की। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, कौन सी शुगर होती है प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड में? पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब होता है 5, तो 5 कार्बन की शुगर प्रेजेंट होती है दोनों में, DNA में भी RNA में भी, है ना। तो जो DNA होता है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि जो RNA होता है उसके अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो दोनों टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोज शुगर जो होती है वो बीटा फ्यूरेनोज फॉर्म में होती है, यानी कि क्लोज रिंग स्ट्रक्चर इस टाइप की। एक मिनट, हाँ, ये CH2OH है ना, ये फर्स्ट कार्बन होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 5 कार्बन से मिलकर ये शुगर बनती है। मेरी रिंग का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन आप समझ रहे होंगे, है ना। जिसने देखा है वो समझेंगे, नहीं तो मैं आगे भी है मैं समझा दूंगी आपको एक और बार, है ना। तो ये पेंटोज शुगर होती है। अब इसमें जो राइबोज शुगर होती है वो इस टाइप की होती है। डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होती है उसके अंदर यहाँ पे जो सेकंड कार्बन होता है उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, HH ये दोनों होता है ना, इसलिए उसको हम डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है DNA को, इसलिए जो DNA मॉलिक्यूल होता है वो RNA से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पेंटोज शुगर की, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो पेंटोज शुगर होता है पहले तो मोनोसैकेराइड शुगर होती है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं तब हम उसमें पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड होती है ये शुगर और 5 कार्बन एटम्स होते हैं। राइबोज जो होती है सबसे ज़्यादा कॉमन पेंटोज शुगर होती है विद 1 ऑक्सीजन एटम अटैच टू ईच कार्बन एटम। ये ऐसी शुगर होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन एटम 5 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज होती है उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम लॉस हो जाता है, ठीक है। जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट में, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप से और इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिडल्स बनाता है ना। क्या होता है ये देखिए,
ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है इस शुगर में। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये कार्बोहाइड्रेट का ये इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो ये OH वाले ग्रुप होते हैं इनके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हेमी एसिटल फॉर्म बनाता है। जो रिजल्टिंग रिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फ्यूरन होता है और इसको हम फ्यूरेनोज भी कहते हैं। जो रिंग होती है स्पॉन्टेनियसली ओपन भी हो जाती है, क्लोज भी हो जाती है। देखिए जब इसकी ओपन रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो इस टाइप का होता है ना, CHO CHOH CHOH और यहाँ पे 2 कार्बन और है ना। तो जो 5th कार्बन होता है ना, वो 5th कार्बन क्या करता है, इससे इसके ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। तो हमें कैसा रिंग स्ट्रक्चर मिलता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है ना। तो जो 5th कार्बन होता है वो इस 4th कार्बन जो होता है उसका हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करता है और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है और क्या बचता है, ये रिंग फॉर्म बचती है ना। और यहाँ पे 5th कार्बन आ जाता है। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ खाली। हाँ ये देखिए, ये एक ऑक्सीजन है, ये हमने अभी बात करी, ये क्या होता है हमारा पेंटोज शुगर होती है। तो क्या होता है CHO1 2। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, 1 मिनट रुको, है ना, अच्छे से नहीं आ रहा। ये 1 2 3 4 और 5 है ना। तो ये जो होता है ये होता है फंक्शनल ग्रुप। OH है ना। ये आपने रिंग स्ट्रक्चर और कार्बोहाइड्रेट में ये सब पढ़ा होगा। मैं वो सब नहीं बता रही कि क्या होता है, मैं बस ये बता रही हूँ हेमी एसिटल फॉर्म कैसे बनता है ना, CH2OH। अब क्या होता है, ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, और ये वाला जो 4th कार्बन है, ये क्या करते हैं, ये इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है, H2O हट जाता है, -H2O हो जाता है और क्या बन जाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना। अब ये जुड़ जाते हैं और ये हेमी एसिटल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, अब शायद क्लियर हुआ होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। पहले मैंने थोड़ा हल्का गलत बता दिया था, ठीक है, अब इसलिए फिर मैंने इसको दोबारा क्लियर करा कि 5 कार्बन आइटम की शुगर होती है और जो 1st और 4th कार्बन होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करता है और हेमी एसिटल फॉर्म करता है। ठीक है, अब जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ये फ्यूरन जैसा होता है, इसलिए इसको हम फ्यूरेनोज भी कहते हैं। ये रिंग ओपन भी हो जाती है, क्लोज भी हो जाती है। जो रोटेशन होता है इसमें कार्बोनिल ग्रुप और नेबरिंग कार्बन एटम के बीच में वो अलग अलग होता है, अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। इस प्रोसेस को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं, है ना। अल्फ़ा रोटेशन बीटा रोटेशन होता है, इसलिए हम इसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, RNA और DNA यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। तो इसीलिए इनको नाम दिया गया। तो क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोसाइड्स थे, है ना, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, जब हमारा नाइट्रोजनस बेस, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर से मिलकर, 1 मिनट, ये नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर से मिलकर क्या बनता है, हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है। और नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का अलग अलग नाम रखा गया। तो जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, जब शुगर राइबो शुगर होती है तो उसको हम राइबो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। एडेनिन जब राइबो शुगर से मिलता है तो क्या बनाता है, एडिनोसिन बनाता है। जब यही फॉस्फेट ग्रुप से मिल जाता है तो क्या बनाता है, एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट बनाता है। इसको हम एडिनाइलेट या फिर एडिनाइलिक एसिड भी बोलते हैं। नॉर्मली हम इसको एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। 5 क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो शुगर होती है उसके 5th ग्रुप पर आकर फॉस्फेट अटैच होता है, इसलिए इसको हम एडिनोसिन 5 फॉस्फेट कहते हैं, मोनोफॉस्फेट कहते हैं, अगर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है, दूसरा होता है ग्वानिन
ग्वानिन जब राइबोस शुगर से मिलता है तो क्या बनाता है, ग्वानोसिन, और जब ये फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट या फिर ग्वानाइलेट। साइटोसिन जब राइबोस शुगर से मिलता है तो क्या बनाता है, साइटिडिन बनाता है। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो क्या बनाता है, साइटिडिन 5 मोनोफॉस्फेट। यूरेसिल जो होता है जब ये हमारा राइबोस शुगर से जुड़ता है तो क्या बनाता है, यूरिडिन बनाता है ना। अब जब इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो क्या बनाता है, यूरिडिन 5 मोनोफॉस्फेट या फिर यूरिडाइलेट, है ना। तो अब आपने ये समझा होगा कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसका सफिक्स क्या होता है, सिन होता है या फिर डिन होता है ना, सिन या फिर डिन। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका होता है 8। तो एडिनाइलेट, ग्वाइनाइलेट, साइटिडाइलेट या फिर यूरिडाइलेट, है ना। तो जो हमारे, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इनमें से आप बताइए कि कौन से न्यूक्लियोसाइड नहीं है, तो आपको जहाँ पर सिन और डिन दिखाई दे तो ये आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं 8 आए, क्योंकि एक ऑप्शन तो गलत हो गई, तो आप उसको हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए के अंदर जब जो एडेनिन डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ता है तो क्या बनाता है, डीऑक्सी एडिनोसिन, है ना। जब ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है तो डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट बनाता है। इसको हम DAMP, डी यानी कि डीऑक्सी से हम जानते हैं। ग्वानिन जो होता है डीऑक्सी ग्वानोसिन बनाता है जब डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ता है, और डीऑक्सी ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट बनाता है जब ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है। साइटोसिन जो होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ता है तो क्या बनाता है, डीऑक्सीसाइटोडिन। थाइमिन जब जुड़ता है डीऑक्सीराइबोस शुगर से तो बनाता है डीऑक्सीथाइमिडीन। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स की बाइंडिंग कैसे होती है, यहाँ देखिए क्या होता है। ये है नाइट्रोजनस बेस, कोई भी मान लीजिए, एडेनिन, ग्वानिन, कोई भी मान लीजिए, है ना। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो शुगर की फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है ना। शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है। अगर ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है ना, तो वो 9th नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़ेगा, और अगर पिरिमिडिन है तो वो फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ता है, ठीक है, फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ता है। और अगर पायरिमिडिन है, प्यूरिन है, तो 9th नाइट्रोजन से जुड़ता है। अब ये जब ये हमारा नाइट्रोजनस बेस और शुगर से जुड़ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ये तो हम रट गया होगा। अब जब इस न्यूक्लियोसाइड पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, मोनोफॉस्फेट। मान लीजिए नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, क्योंकि 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये 5th वाला कार्बन है हमारा। अब अगर इस पे 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। अब अगर इस पे 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी कि ATP। ATP क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अब आपको ये पता चला होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है ATP का, है ना। और ये इससे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है सेल में, और सारी सेल्स जो होती है इसी सिंपलेस्ट फॉर्म में एनर्जी को लेती है, कंज्यूम करती है। अब न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं DNA, एक होते हैं RNA। DNA को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और RNA को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब हम बात करें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की, तो जो DNA है इसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म इस मॉलिक्यूल को जिनके अंदर DNA नहीं होगा वो डेवलप या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्शंस भी हैं वायरसेस, और बहुत सारे जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एक्सेप्शंस की अलग बात है। बाकी जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो DNA होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हेरिडिटरी कैरेक्टर शो करता है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है। और हमारे जितने भी प्रोटीन के कोड्स होते हैं वो सब इसके अंदर छुपे होते हैं, इसी से फॉर्मेशन होता है। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शंस पाए जाते हैं सेल के अंदर वो कहाँ से आते हैं, मतलब जो ये देखिए ऐसे समझिए, ये है कोई पेरेंट,
ये है कोई चिल्ड्रन। हम बोलते हैं कि ये जो बच्चा अपने पापा पे गया है, अपनी मम्मी पे गया है, तो वो कैसे गया है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर उन्हीं से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हुए हैं, किस फॉर्म में हुए हैं? हम बोलते हैं ना जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जीन्स किससे मिलकर बने? डीएनए से मिलकर बने। अब क्लियर हुआ होगा, है ना? तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये बहुत ज़्यादा मेजर मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं सारी फॉर्म के लिए, लाइफ की सारी फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अब ये 4 मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं भैया? तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना, एक होते हैं हमारे फैटी एसिड्स, एक होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, है ना, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और क्या होते हैं ये हम मतलब प्रोटीन्स होते हैं, और होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड। तो ये 4 जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अगर इसमें से एक भी नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं होगी। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है स्मॉल अमाउंट में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो पाया जाता ही है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हम सब पढ़ते हैं। किसने दिया था ये? तो सबसे पहली बार जो डीएनए की डिस्कवरी थी वो कर्ल मिशर नहीं थी, है ना, जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी करी, लेकिन डीएनए टर्म जो था वो ज़ेकेरिस ने दिया था। डीएनए टर्म सबसे पहली बार किसने दिया था? ज़ेकेरिस। ज़ेकेरिस ने दिया था 1953 में। फिर वाटसन और क्रिक ने डिस्कवर करा डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। इसके बाद जो रोजलिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने जो वाटसन और क्रिक की जो डिस्कवरी थी, इससे इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो डीएनए होता है वो 2 स्पाइरल का बना होता है ना, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये हेलिक्स स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब ये एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 3 चीज़ें होती है। एक तो डीऑक्सी राइबो शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और क्या होता है? एक नाइट्रोजनस बेस होता है। तो जो डीएनए होता है वो एक दूसरे से उल्टी सीधी डायरेक्शन में, ये इस तरफ होगा तो ये इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में जुड़े होते हैं। तो इसको हम एक साइड में 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जुड़े होते हैं, एक साइड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जुड़े होते हैं। तो इसलिए ये जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं, है ना, उल्टी तरफ से जुड़े हुए होते हैं 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं डीएनए में। एक होता है एडेनिन, एक होता है थाइमिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है साइटोसिन, और एक होता है साइटोसिन। ये 4 जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, और इनका स्पेसिफिक पेयरिंग पैटर्न होता है। सब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके अंदर 2 चीज़ें तो कॉमन है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तो कॉमन होता है, और इन्हीं से मिलकर क्या बनता है? डीएनए का बैकबोन बनता है। अब जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो सब में डिफरेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस अलग होता है। तो एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस, क्योंकि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, दोनों हेलिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो ये वाला जो ये वाले नाइट्रोजनस बेस होते हैं एक दूसरे से नाइट्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ये इनका पीछे का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको ऐसे देखिए, ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है दूसरा, और ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है ये शो कर रही है कि एंटी पैरेलल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। एडेनिन अब क्या होता है, और ये रियल स्ट्रक्चर इनका इस टाइप का ही होता है। ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यही होता है इनका असली स्ट्रक्चर, ऐसे ही जुड़े हुए होते हैं। जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से जुड़ता है। एडेनिन क्या होता है? प्यूरिन होता है। थाइमिन क्या होता है? पिरिमिडिन होता है। एडेनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड से, है ना, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी, है ना। जो ग्वानिन साइटोसिन होता है इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और है ना, क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, है ना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं कंपेयर करें यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्वानिन एंड साइटोसिन। अब यहाँ देखिए एक चीज़,
तो यहाँ पर क्या क्या है, ये बेस पेयर है, नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक होता है मेजर ग्रुप, है ना, ये ग्रुप क्या है, गड्ढा टाइप का, ये दिख रहा है गड्ढा, ये होता है मेजर ग्रुप, और जो छोटा वाला होता है इसको हम बोलते हैं माइनर ग्रुप। और क्या होता है इसके अंदर, फॉस्फेट शुगर बैकबोन होती है, ये वाली बैकबोन होती है, और बीच में नाइट्रो बेस पेयर्स होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो एडेनिन है वो थाइमिन से किस फॉर्म में, ये केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एडेनिन थाइमिन से किस फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है, कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। जबकि जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, 1 2 3, ठीक है, ये समझ में आ गया। और जो एडेनिन होता है, जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, थाइमीन होंगे, और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिल होंगे। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे, ठीक है। चारगाफ रूल भी यही कहता है कि जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पिरिमिडीन भी होते हैं, इक्वल अमाउंट में ही होते हैं। इसलिए A + G = T + C, ये रूल दिया था चारगाफ ने। अब बात करते हैं डीएनए की कंपोजिशन कैसे होती है। हमने बात करी कि जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है। दोनों जो डीएनए होता है इसमें बाईपोलर स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे से कॉइल्ड होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं, और क्या बनाते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए इनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। ये सिंपल किससे बने हुए होते हैं, सिंपल मोनोमर से मिलकर बनते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की बात हम पूरी अच्छे से कर चुके हैं। अगर समझ में ना आया हो तो लेक्चर पीछे से उठा के देखिए, और तब भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये जो एक स्ट्रैंड होता है, ईच स्ट्रैंड हैज़ 5' एंड जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, और 3' एंड जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो दोनों स्ट्रैंड के ऊपर एक 5' एंड होता है, एक 3' एंड होता है। जो स्ट्रैंड्स होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक 5' से 3' डायरेक्शन में रन करता है, एक 3' से 5' डायरेक्शन में रन करता है। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए डीएनए जो होता है इसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। किस किस से मिलकर बनता है, डीऑक्सीराइबो शुगर से मिलकर बनता है, और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है ना, एक मिनट, ये देखिए, ये हमारा एक ग्रुप है, तो यहाँ पर हमारा CH2OH होगा, जिससे ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये एंड कौन सा हो, हमारा 5' एंड, जहाँ पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। और दूसरा एंड कौन सा है हमारा, ये जो फ्री एंड कौन सा है, ये OH। तो 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये हमारा 3' एंड है जिस पे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक जो होता है हमारा इस तरफ से इस तरफ डायरेक्शन में रन करता है, 5' से 3', एक हमारा दूसरा हमारा नीचे से ऊपर, यानी कि 5' to 3' इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो यहाँ पर 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पर 5' पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि डीएनए होते हैं, एक दूसरे से कैसे लिंक होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, है ना। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने ये देखा, ये 3' डायरेक्शन में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, 5' पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये जो 3' और 5' होता है एक दूसरे से इस बॉन्ड से अटैच होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। इसी को हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये एक हो गया, एक जुड़ा हुआ है, एडेनिन जुड़ा हुआ है। एडेनिन साइटोसिन से कैसे जुड़ा हुआ होगा, दूसरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये साइटोसिन इनडायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, थाइमीन से, कैसे, किसके थ्रू, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। और ये साइटोसिन इससे जुड़ा हुआ है ग्वानिन से, किसके थ्रू, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो
एक जो नाइट्रोजनस बेस होता है या एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो दूसरे से किसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एडेनिन क्या क्या होता है, एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन, ये सब होता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एडेनिन हमेशा थायमीन से जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। जो ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है इनके बीच में, जिससे कि जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज रहे। और जो डायमीटर होता है डबल हेलिक्स का वो 2 नैनोमीटर होता है। और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर रिपीटेड यूनिट्स होती हैं। जो रिपीट होता है वो 3.4 नैनोमीटर के बाद एक बेस पेयर रिपीट करता है। और एक जो हेलिक्स होता है, यानी कि जो एक हेलिक्स होता है इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, देख लेना आप, है ना, रोक कर देख लेना एक बार। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो डीएनए हेलिक्स होते हैं ये राइट हैंडेड भी होते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं। जो राइट हैंडेड होते हैं मतलब है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जो बी जो होता है उसके अंदर राइट हैंडेड हेलिक्स भी होते हैं। जब हम हीट करते हैं डीएनए को तो ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। जब इन्हें ठंडा करते हैं तो ये एक दूसरे से मिलकर दोबारा से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रीनेचुरेशन। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है जिस पर ये एक दूसरे से डीनेचुरेशन होता है उसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर यानी कि टीएम कहते हैं। जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो हर स्पीशीज़ का स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होते हैं, क्योंकि सबके जो सीक्वेंस होते हैं वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो हर स्पीशीज़ का अलग अलग होता है। जो बी सैंपल होता है डीएनए का उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बाकियों से, और जो सीक्वेंस होता है बेसिस का अलोंग द डीएनए मॉलिक्यूल ये कोड करता है फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। कितने टाइप के डीएनए होते हैं, वैसे तो कई टाइप के डीएनए होते हैं, बेसिकली इसमें मैंने डालना भूल गई हूँ। जो डायरेक्शन के बेसिस पर 2 टाइप के डीएनए होते हैं, उनको हम बोलते हैं राइट हैंडेड डीएनए और एक होते हैं लेफ्ट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड डीएनए वो डीएनए होते हैं जिनकी ट्विस्टिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। ये वाला मॉडल किसने दिया था, ये जो राइट हैंडेड डीएनए के बारे में बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने ही बताया था। इन्होंने बी डीएनए सजेस्ट का मॉडल बताया था। तो जो राइट हैंडेड डीएनए होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी, एक होता है डी। इन सब में जो हेलिक्स लेंथ होती है वो अलग अलग होती है और बेस पेयर का नंबर भी अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं हमारे लेफ्ट हैंडेड डीएनए। जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होते हैं इनका एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है। इसका एग्जांपल है जेड डीएनए। जेड डीएनए को सबसे पहली बार रिच ने डिस्कवर करा था। किसने डिस्कवर करा था, रिच ने डिस्कवर करा था। जिगजैग फॉर्म में होते हैं, इनकी हेलिक्स लेंथ 45.6 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इतनी होती है इनकी। अब हम बात करते हैं लोकेशन के बेसिस पर डीएनए को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया। एक होता है न्यूक्लियर डीएनए जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के। यूजुअली इसकी 2 कॉपीज़ होती हैं पर सेल। और जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर डीएनए क्रोमोसोम का, है ना, इसमें ओपन एंड्स होते हैं। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और जो न्यूक्लियर डीएनए होता है ये डिप्लॉइड होता है, ऑर्डिनरी इनहेरिटिंग मतलब है ना डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ पर लोकेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें 100 से 1000 कॉपीज़ होती हैं पर सेल। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये क्लोज सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि 16,569 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लॉइड होता है और ये मदर से आता है। और जो म्यूटेशन रेट होता है इसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर डीएनए। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, बहुत सारे मेजर फंक्शंस होते हैं। क्रूशियल होता है बहुत ज़्यादा, ये जो डीएनए होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, डायरेक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे करता है वो जब हम प्रोटीन ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। डिटरमाइन करता है जेनेटिक कोडिंग,
डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, एवोल्यूशन, हेरिडिटी और डिफरेंशिएशन के लिए। एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है और मोर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है बहुत लंबे समय तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। वैसे इस लेक्चर में हमने 2 चीज़ें कवर करनी है, न्यूक्लिक एसिड तो कवर करा ही है, इसके साथ में हमने उसका एक पार्ट यानी कि डीएनए भी कवर करा है। अब इसके बाद दूसरा जो लेक्चर आएगा उसमें हम आरएनए को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर देना प्लीज़।